गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 कोरिलेशन एनालिसिस। पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब देखिए इस चैप्टर में जो कोरिलेशन एनालिसिस है, हमें क्या पढ़ना है कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम देखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल है उसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो कोरिलेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एक टेक्निक है जिसमें ये देखा जाता है कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें रिलेशन है तो कितना है उसको मेज़र करने के लिए उसकी कितनी क्लोजनेस है ना। तो वी कैन से इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन है उसके बीच में, है ना। तो जब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन होता है और उस रिलेशन को मेज़र करना होता है तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है? कोरिलेशन एनालिसिस। इसी तरीके से प्राइस एंड डिमांड का भी है। जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उसी सेक्टर में एंटर करें जहाँ प्राइजेस ज़्यादा हैं, जहाँ उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। तो इट मीन्स यहाँ भी कोई रिलेशन है ना। तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ऐसे ही जैसे सपोज़ किसी पर्सन की एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ उसका वेट भी बढ़ जाता है। होता है ना, छोटे बच्चे का वेट कम होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका वेट बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी कुछ रिलेशन है। तो हम जो प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि अगर कोई 2 वेरिएबल हैं और उनके बीच में कोई रिलेशन है तो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक से उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। आप देखिए कुछ डेफिनेशंस दी हैं आपकी बुक में कि डेफिनेशन फर्स्ट जो दी है सिम्पसन एंड काफ्का की कि कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन। एसोसिएशन हम कहते हैं संबंध को। एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो संबंध है उसको जो मेज़र करता है वो क्या होता है? कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है। या 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल है जो एक जैसे होते हैं, जिसमें आपको दिखाई देता है कि एक बढ़ता है दूसरा घटता है या एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, मतलब किसी भी तरीके से कोई रिलेशन है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? कोरिलेशन, है ना, रिलेशनशिप को मेज़र करने के लिए। अब देखिए इसकी क्या यूटिलिटी है। सबसे पहला ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन होता है वेरिएबल के बीच में। अगर कोई रिलेशन है तो ही आप कोरिलेशन निकालोगे, अदरवाइज़ नहीं। जैसे प्राइस और सप्लाई, प्राइस और डिमांड, है ना। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा लेते हो, अगर इनकम कम होती है तो एक्सपेंडिचर कम कर लेते हो, है ना। तो इसी तरीके से इन दोनों में भी रिलेशन है। तो कितना है? रिलेशन तो है लेकिन उसका डिग्री क्या है, मतलब वो हाई डिग्री का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा कोरिलेशन है, उसको मेज़र करने के लिए हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। तो एक तो ये इसकी यूटिलिटी हो गई। सेकेंड, जब 2 वेरिएबल आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम एक वेरिएबल के बेस पर दूसरा निकालना चाहते हैं, है ना। जैसे आप कहते हैं कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। ऑब्वियस है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो सेल बढ़ेगी और अगर सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड। तो जब आपको एक वेरिएबल पता हो उसके बेस पर दूसरा निकालना है तो उसमें भी कोरिलेशन हेल्प करता है और उसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है रिग्रेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो रिग्रेशन किस पर बेस्ड है? कोरिलेशन पर बेस्ड है। और थर्ड इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसका यूज़फुलनेस है, वो किसके लिए है? इकोनॉमिस्ट के लिए। कोरिलेशन इकोनॉमिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे बताया, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड है ना। बहुत सारी इकोनॉमिक्स की जो टेक्निक है, प्राइस लेवल चेंजेस है, उसमें कोरिलेशन ही यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन, बिजनेस में जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, जब उसको एस्टिमेट लगाने होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ रिवेन्यू, एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइजेज, तो उसके लिए भी वो कोरिलेशन की हेल्प लेता है। तो ये जो यूटिलिटी है इसको आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए कोरिलेशन को स्टडी किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब ये जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में छोटे क्वेश्चंस में ही आ जाता है, बड़े में भी आ सकता है, 16 मार्क्स में भी, छोटे में ज़्यादा आता है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला कोरिलेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब इसके नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन है जिसमें जो 2 वेरिएबल हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, मतलब दोनों या तो इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। जैसे कि आप ये कह सकते हैं प्राइस एंड सप्लाई पॉजिटिव है। जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ऐसे ही मनी सप्लाई एंड प्राइजेस,
कि मनी की सप्लाई अगर बढ़ती है तो कमोडिटी के प्राइजेस भी बढ़ते हैं। आप कहेंगे कि कैसे? मनी की सप्लाई, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप डिमांड करोगे, है ना। जिन प्रोडक्ट की सप्लाई कम है उसकी अगर आप डिमांड करते हो तो उनकी प्राइजेस बढ़ेंगे। तो मनी की सप्लाई अगर बढ़ी तो कमोडिटी के प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो वी कैन से पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है? जब दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर दो वेरिएबल हैं तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। या तो एक्स भी बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, या एक्स भी घटेगा और वाई भी घटेगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। सेकेंड आता है नेगेटिव। नेगेटिव कॉरिलेशन कौन सा होगा? जब एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब एक्स अगर बढ़ता है तो वाई घटता है, अगर एक्स घटता है तो वाई बढ़ता है। अगर इस तरह से हो, एक्स इंक्रीज हुआ तो वाई डिक्रीज हो गया। तो इस तरह का अगर कोरिलेशन होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव, है ना। अब ये नेगेटिव का क्या एग्जांपल दे सकते हो? लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके पास सरप्लस मनी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट, आपके पास ज़्यादा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मनी कम है, आप डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सेकेंड, लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? कि जब दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, है ना, और वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन उनमें जो भी ग्रोथ हो रही है या जो कमी हो रही है वो एक ही तरीके से हो रही है, एक ही प्रपोर्शन से हो रही है। जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड है कि जो प्राइजेज़ हैं वो प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो वो एक ही प्रपोर्शन में हो रही है। जैसे प्राइजेज़ 10% से बढ़ते हैं, डिमांड भी 10% से कम हो जाती है। या लॉ ऑफ सप्लाई है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं 20% से, सप्लाई जो बढ़ रही है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है? 10% से। हमेशा ही ऐसा हो रहा है, 20-10 20-10 20-10 सेम प्रपोर्शन है एवरी टाइम। तो जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, जब एक दूसरे से दो वेरिएबल लीनियरली कोरिलेटेड हैं और एवरी टाइम सेम प्रपोर्शन से एक चीज़ बढ़ती है, एक घटती है, या दोनों बढ़ती हैं, है ना। जैसे सप्लाई में दोनों बढ़ती हैं, तो प्राइजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है। सप्लाई बढ़ रही है 20%, प्राइजेस बढ़ रहे हैं 10%। तो हर बार अगर ऐसा होता है तो वो कैसा होगा? लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट है कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर में क्या होता है कि प्रपोर्शन सेम नहीं होता। कभी तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं 10%, सप्लाई बढ़ गई 20%, कभी प्राइजेस बढ़े 20%, सप्लाई बढ़ी 10%, कभी प्राइजेस बढ़े 5%, सप्लाई बढ़ी 10%। तो हमेशा वो चेंज होता है, एवरी टाइम चेंज होता है। तो इस तरह का जो कॉरिलेशन है वो कहलाएगा कर्वी लीनियर, और वो कर्व की शेप में बनता है, अप एंड डाउन इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड टाइप हमारा आता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। इसको भी ध्यान से सुनना। सिंपल कॉरिलेशन, जब दो वेरिएबल के बीच में, आपके पास दो ही वेरिएबल हैं, उनके बीच में अगर आप कॉरिलेशन निकाल रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आप स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह का जो रिलेशन है वो कहलाता है सिंपल कॉरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स, या व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल कॉरिलेशन। सेकेंड है पार्शियल। अब देखो पार्शियल में क्या है? यू हैव थ्री वेरिएबल, आपके पास थ्री वेरिएबल हैं, लेकिन आप दो दो की स्टडी कर रहे हो। यू हैव टू और मोर देन टू वेरिएबल, दो से ज़्यादा हैं आपके पास, लेकिन आप एक ही टाइम पर जब स्टडी कर रहे हो तो वो दो वेरिएबल की कर रहे हो, दो से ज़्यादा की नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो कहलाता है पार्शियल कोरिलेशन। जैसे आपके पास एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, तो आप पहले एक्स और वाई का देखते हो रिलेशन क्या है, फिर वाई और जेड का देखते हो, फिर एक्स एंड जेड का देखते हो। तो वेरिएबल तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप रिलेशन दो का ही देख रहे हो, तो इस तरह का कोरिलेशन कहलाता है पार्शियल। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन वो है जब आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं और आप एक साथ देखते हो। जैसे आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो आप देखोगे एक्स एंड वाई एंड जेड, तीनों को इकट्ठा। चार वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड और एक वेरिएबल और है ए है, तो एक्स वाई जेड ए, उनको इकट्ठा आपने देखा। तो व्हेन देयर आर मोर देन टू वेरिएबल, थ्री और मोर वेरिएबल, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल, मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप स्टडी करें रेनफॉल और टेम्परेचर, रेनफॉल,
टेम्परेचर, यील्ड ऑफ व्हीट, तीनों का एक साथ अगर हम देखें तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये था हमारा कुछ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन।